वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो आप समझ चुके होंगे। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी चिकने तल पर टकराने से प्रकाश के लौटने के कारण होता है, यानी प्रकाश किरणें किसी चिकने समतल पर टकराने के पश्चात लौट जाती है क्योंकि वो तल पारदर्शी नहीं होता। लेकिन अपवर्तन जो होता है वो किरणों के आर पार निकलने के कारण होता है। अपवर्तन में प्रकाश किरणें टकराकर लौटती नहीं है बल्कि आर पार निकल जाती हैं। जो तल बहुत चिकने होते हैं जैसे कांच की प्लेट, हालांकि इसमें अपवर्तन के साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है। प्रकाश का बहुत थोड़ा हिस्सा टकराने के पश्चात लौट भी जाता है। इसीलिए जो पारदर्शी प्लेटें होती हैं उनमें हमको कभी कभी अपना चेहरा भी दिखाई देता है अगर दूसरी ओर बहुत अंधेरा हो। आपने देखा होगा जो खिड़कियां होती हैं घरों की, उसी खिड़की में अगर हम अंदर से देखते हैं बाहर की ओर तो हमको सब आर पार दिखाई देता है, लेकिन उसी खिड़की के हम बाहर आकर देखें अंदर की ओर तो फिर हमको अंदर क्या है वो कम दिखाई देता है, अपना चेहरा अधिक दिखाई देता है। मतलब कहने का ये है कि जो पारदर्शी पृष्ठ चिकने होते हैं उन पृष्ठों से अपवर्तन के साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है। तो परावर्तन हम अलग से पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं अपवर्तन का, इसलिए यहाँ पर हम परावर्तन को इग्नोर कर देंगे अगर थोड़ा बहुत आंशिक परावर्तन हो भी रहा होगा। अब हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो अपवर्तन को आधार मानकर पढ़ रहे हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि समस्त प्रकाश जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर गिरता है तो वह संपूर्ण प्रकाश उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और जानते हैं कि किरण कब अभिलंब के पास जाती है और कब अभिलंब के दूर जाती है। तो चलिए, हमारे यहाँ पर कोई दो माध्यम है और माध्यम सघन है या विरल हमको नहीं मालूम। हमने पहले माध्यम को माध्यम 1 मान लिया है और दूसरे माध्यम को माध्यम 2 मान लिया है। मान लीजिए माध्यम 1 से कोई प्रकाश किरण आती है और वह माध्यम 2 में प्रवेश कर जाती है। अब वह किरण अभिलंब के पास भी जा सकती है, दूर भी जा सकती है, क्योंकि माध्यम कौन सा सघन और कौन सा विरल हम नहीं जानते, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि किरण दूर जाती है या पास जाती है। हमने मान लिया है कि हमारा जो पहले माध्यम में बना है कोण, आपतन कोण, वह आई है और दूसरे माध्यम में जो बनता है अपवर्तन कोण वह आर है। तो जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब स्नेल के नियम अनुसार हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 और 2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये 1 और 2 है, आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए अब यही किरण उल्टी जाती है, यानी यह किरण अब माध्यम 2 से माध्यम 1 में उसी मार्ग पर वापस जाती है। तो जब माध्यम 2 में यह किरण रहेगी तो जो अभी बन रहा था अपवर्तन कोण आर, अब यह आपतन कोण का काम करेगा, जबकि जो पहले माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण आई, अब यह अपवर्तन कोण का काम करेगा। किरण अब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती है उसी मार्ग पर। अब हम कहेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम 2 और 1 लिखेंगे। तो पुनः अगर हम दूसरी स्थिति के लिए स्नेल का नियम लागू करते हैं तो लिखा जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई बराबर 2 और 1, यानी साइन आर बटे साइन आई बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जो पहले सूत्र आया था हमने मान लिया है समीकरण उसको 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए, समीकरण 1 और 2 की अगर हम गुणा करें तो हमको मिलता है साइन आई बटे साइन आर गुणा साइन आर बटे साइन आई बराबर
1n2 गुणा 2n1। ये सब कैंसिल हो जाएगा बाह्य पक्ष, या केवल एक बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1n2 गुणा 2n1, या लिख सकते हैं हम 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, इसको समीकरण हमने 3 मान लिया है। इस पर अभी हम आगे चर्चा और करेंगे। देखिए इस 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1 के सूत्र को हम थोड़ा सा बदलकर निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 1n2 बराबर 1/2n1। थोड़ा इस पर गौर करिए, ये लिखा हुआ है बाएं तरफ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरी ओर लिखा हुआ है 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1 करने के बाद जो आता है नीचे 2n1, इसको हम पढ़ते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस सूत्र से स्पष्ट है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो होता है वह माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। इस सूत्र को व्यापक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 1n2 गुणा 2n3 गुणा 3n1। इसका महत्व यह है कि अगर हमको ये माध्यम पता हो 1, 2 और 3 की जगह पर हम इनके अगर नाम लिख दें, मान लीजिए 3 माध्यम है, पहला है वायु, दूसरा जल और तीसरा कांच, तब इसको लिखेंगे हम सूत्र को 1 की जगह पर लिखेंगे हम हवा, 2 की जगह पर हम लिखेंगे जल और 3 की जगह पर हम लिखेंगे कांच। तब यही सूत्र लिखा जाएगा A&W गुणा WNG गुणा GNA बराबर 1। तो इसमें हमको कोई भी अगर 2 माध्यम ज्ञात हैं तो हम तीसरे माध्यम को किसी के सापेक्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।